everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ना। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को थ्रेट्स हैं, है ना। जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है, बहुत सारी स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, तो उन्हें बचाना भी तो ज़रूरी होगा। अब जैसे हमने हर चीज़ का कंजर्वेशन देखा, लैंड पड़ी तो लैंड का कंजर्वेशन देखा, सॉइल पड़ी तो उसका कंजर्वेशन देखा, वाटर का भी देखा, ऐसे ही इन्हें भी बचाना होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, यानी कि सब कुछ फॉरेस्ट ही है। फॉरेस्ट ना हो तो ना कोई ह्यूमन बीइंग्स होगा, ना ही कोई एनिमल्स होंगे, है ना। और जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं ना, और एनिमल्स प्लांट्स दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था टाइगर और डियर का लेकर, है ना। और क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि इन प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। क्लाइमेट में चेंज कैसे कि क्लाइमेट में चेंज होगा तो जैसे कोई जगह है जहाँ पर कम बारिश होती थी पहले, तो क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से वहाँ पर इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने की वजह से सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स खत्म हो गए, ठीक है। और एक दूसरा रीजन ऐसा था जहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती थी, लेकिन क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर बारिश ही नहीं हुई, तो बिल्कुल सूखा पड़ गया, किसी को भी पानी अवेलेबल नहीं रहा, तो उससे भी एनिमल्स और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, है ना। ह्यूमन इंटरफेरेंस से इस तरीके से होगा कि ह्यूमन जो है वही पेड़ काट रहे हैं, वो फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स का हैबिटेट है, उन्हीं का हैबिटेट खत्म कर रहे हैं ह्यूमन। तो इन दोनों तरीके से एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट खत्म होता जा रहा है ना। और इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हो गई हैं जो वल्नरेबल और एंडेंजर्ड हो गई हैं। इसका मतलब होता है कि उस स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है, 100, 150 इस तरीके के नंबर बचे हुए हैं, ठीक है। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की वर्ज पर हैं, यानी कि कगार पर हैं, बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, यानी कि उनकी पॉपुलेशन 10, 20, 30 ऐसे रह गई है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो, ठीक है। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है ये तेज हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस है? पहला तो डिफॉरेस्टेशन ही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो हैबिटेट खत्म हो रहा है एनिमल्स का, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं काटते तो क्या होता, सारे एनिमल्स वहाँ रहते रहते और वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इस प्रोसेस को तेज़ कर दिया ह्यूमन बीइंग्स ने ही। सॉइल एरोजन की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, पेड़ों को काट कर, या जो जैसे खेती वाला लैंड होता है वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर घर बना लिए गए, कोई बिल्डिंग बना दी, तो उसकी वजह से भी ये एक्सटिंक्शन का प्रोसेस जो है वो तेज हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स, जो फॉरेस्ट में आग जो लग जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी जब आग लग जाएगी तो वहां पर क्या होगा, सारे पेड़ पौधे सब जल जाएंगे, एनिमल्स होंगे वो भी तो मरेंगे ना उस आग में। ये भी जो है वो तेज कर रहा है इस प्रोसेस को, एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को। सुनामी की वजह से, सुनामी में क्या होता है, जैसे ये है लैंड पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर है सी, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी वेव क्रिएट हो जाती है, सी वेव, ये इतनी ऊंची हो जाती है कि सीधे जब लैंड पर जाकर गिरेगी तो यहाँ पर जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे घर वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लैंडस्लाइड्स तो हमने पढ़ी ही थी, जब लैंडस्लाइड ऊपर से पूरा डेब्रिस गिरता है, ये जैसे माउंटेन है, यहाँ से जब पूरा डेब्रिस नीचे गिरता है तो सारे प्लांट्स, सारे ह्यूमंस, सारे घर, सारे एनिमल्स सब खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इनका एक्सटिंक्शन का प्रोसेस तेज होता जा रहा है, एक्सेलरेट होता जा रहा है ना। अब सुनामी का एक एग्जांपल है, जैसे ये जो फोटो है, ये अंडमान एंड निकोबार के रेन फॉरेस्ट हैं। रेन फॉरेस्ट वही होते हैं जो हमने पढ़े थे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, ये वही पेड़ हैं। अब देखो इनकी हालत क्या हो गई है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से पूरा तहस नहस हो गया यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स का भी एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट का तो लॉस हुआ ही हुआ है, ओके। तो पोचिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पोचिंग होती है इलीगल हंटिंग,
यानी कि जिस एनिमल की हंटिंग बैन है कि इसकी हंटिंग नहीं करनी है, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं कि सजा भी मिलेगी, लेकिन फिर भी उसकी हंटिंग कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है पोचिंग। ठीक है, उस पोचिंग की वजह से क्या हो रहा है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, मान लो एलिफेंट है या टाइगर है, ठीक है, उनकी पोचिंग की जा रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, तो फिर क्या होगा, उनके नंबर में शार्प डिक्लाइन आएगा, बहुत तेजी से उनकी पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग की जा रही है, क्यों की जा रही है, उनके हाइट्स के लिए, उनकी स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न्स के लिए, फेदर्स के लिए भी, जो पंख वगैरह होते हैं उसके लिए भी, इनके कलेक्शन के लिए, और इन सभी चीज़ों की ना इलीगल ट्रेड भी की जाती है, इसीलिए इनकी पोचिंग की जाती है। जैसे एलिफेंट का जो दांत है, जिसे हम बोलते हैं आइवरी, इसकी इलीगल ट्रेड होती है, तो इसीलिए एलिफेंट की पोचिंग की जाती है। ठीक है, टाइगर्स टाइगर्स की खाल के लिए उनकी पोचिंग की जाती है। ये जो राइनोसोरस है, इनका जो सींग है ना, इसके लिए इनकी पोचिंग की जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है कि इनके लिए फिर लॉज वगैरह बनाए गए कि कोई भी जो है शिकार विकार नहीं कर पाएगा अब। तो टाइगर की, इन सब की जो है पोचिंग बंद हो गई है, कह सकते हैं हम। और भी कई सारे एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग की जाती है, जैसे लायन, डियर, ब्लैक बक। ब्लैक बक इस तरह का दिखता है डियर जैसा, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की जो हाइड है, स्किन है, उससे लेदर बनाया जाता है ना, तो इसके लिए उसकी पोचिंग की जाती है। राइनोसेरस, अभी हमने देखा, उसके सींग के लिए उसकी पोचिंग की जाती है। स्नो लेपर्ड, ये बर्फ वाले रीजन में रहता है, ये वो वाला लेपर्ड होता है, सफ़ेद कलर का होता है ये। ठीक है, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सभी की पोचिंग की जाती है। ठीक है, अब इन सभी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस इंक्रीज करके, लोगों में अवेयरनेस फैलानी है हमें। ठीक है, कि अगर जैसे मतलब वो कोई देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पर इलीगल हंटिंग चल रही है, वो उसको रोकें। ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म करें, या जो भी चीज़ होती है, लोगों को समझाया जाए कि इलीगल हंटिंग की वजह से इकोसिस्टम खराब हो सकता है। हमने देखा था, अगर कोई भी स्पीशीज खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी हर किसी में। नेक्स्ट, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन करना है तो कुछ ऐसे एरियाज हमने डिक्लेयर कर दिए जो प्रोटेक्टेड होंगे, जहाँ पर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा वो लिमिटेड होगा या होगा ही नहीं। तो उसमें 3 एरियाज हैं, एक है नेशनल पार्क, और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है। देखो, नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया होता है जिसे एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम्स की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। यानी कि ऐसे समझो कि एक एरिया है, मतलब मान लो कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, वो पहले से ये फॉरेस्ट, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया एक नेशनल पार्क, कि यहाँ पर अब कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की जाएगी, ताकि वहाँ के जानवरों को, वहाँ के पेड़ पौधों को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल पार्क वहाँ पर वो उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और नेशनल पार्क में याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की फोटो है। अब यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि ह्यूमंस हैं यहाँ पर, हैं, लेकिन ये सिर्फ घूमने आ सकते हैं, ये यहाँ पर और कोई काम नहीं कर सकते, ना ये यहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं, ना कोई पेड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना किसी एनिमल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना यहाँ पर ये कोई कूड़ा कचरा फैला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ घूमने आए हैं, टाइगर को देखने आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है। नेचुरल हैबिटेट में तो हम नेशनल पार्क में भी प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, वहीं पर ही तो हैं सारे एनिमल्स, वहीं पर प्रोटेक्ट कर दिया। तो डिफरेंस क्या है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में? नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ग्रेजिंग। ठीक है, किसी के कोई जो एनिमल्स हैं, शीप गोट वगैरह हैं, तो वो ग्रेजिंग कराने के लिए इन फॉरेस्ट में ला सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ला सकता है। ठीक है, फायरवुड कलेक्शन, लकड़ी वगैरह, अगर चूल्हा वगैरह जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो वो यहाँ से लेकर जा सकता है। टूरिज्म भी हो सकता है, यानी कि लोग घूमने भी आ सकते हैं, ये सब चीज़ें अलाउड हैं।
कुछ चीजें हैं, ठीक है, हर चीज नहीं है कि यहाँ पर कोई रहने ही लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन और टूरिज्म, ये सारी चीज हो सकती हैं, लेकिन हंटिंग स्ट्रिक्टली बैंड है। हंटिंग तो भाई बैन करनी पड़ेगी ना, हमें प्रोटेक्शन जो करना है, तो हंटिंग बिल्कुल बैन है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गोल होता है कि इन वाइल्ड एनिमल्स को डेंजर से प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब हंटिंग वगैरह इनकी की जाती है ना, बस वो ना हो। तो हंटिंग को तो बैन कर ही दिया, और ये इंश्योर करना कि ये सेफली रह सकें अपने वाइल्ड में, अपनी लाइफ में, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। ये है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें एक हाथियों का झुंड है जो घूम रहा है मस्त एकदम, ठीक है। तो ये हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्क भी एक नेचुरल एरिया है जिसको प्रोटेक्शन के लिए ही डेजिग्नेट किया गया है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, वहाँ पर ये ग्रेजिंग, फायरवुड वगैरह कुछ भी नहीं अलाउड है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं, सारी नहीं, ठीक है, और हंटिंग तो बैन है ही है। अगला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू लिंक होता है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड के मतलब किसी भी कंट्री में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कुछ इस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया कि इसको ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ा गया, ताकि जो कंजर्वेशन है और डेवलपमेंट दोनों को साथ में किया जा सके, ठीक है। यानी कि अगर हमने किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो वहां पर प्रोटेक्शन तो किया ही जा रहा है, कंजर्वेशन किया ही जा रहा है नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। वहां पर कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पर ह्यूमंस घर भी बना सकते हैं, ठीक है, लकड़ियां भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मतलब वहां पर, लेकिन वही बात है कि हंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का फोटो है। बायोस्फीयर रिजर्व छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि ये वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, ठीक है, बाकी हैं तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज ही। ओके डन। अब लैंड पर तो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिए, वाटर बॉडीज का क्या, तो उन्हें भी कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। तो कंजर्वेशन किस चीज का, जैसे क्रीक्स हो गए, क्रीक्स क्या होती हैं, देखो समझते हैं। जैसे ये इधर की तरफ है सी मान लो, ठीक है, और इधर है लैंड, ठीक है, तो सी का वाटर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से अंदर की तरफ घुसा हुआ एक पतला सा रास्ता होता है जिसमें ये जो सी का वाटर है ये अंदर तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्रीक, ठीक है, यही होती है क्रीक, पतला सा रास्ता जो लैंड में अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है जिसमें सी वाटर एंटर होता है, ठीक है। तो क्रीक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ पर ये गुजरात वाला रीजन है, ये वाला है ना, तो ये दिखाया गया यहाँ पर, और गुजरात में भी इस वाले रीजन को जूम करके दिखाया गया है, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्रीक है कुछ इस तरह से, अंदर की तरफ देखो पानी लैंड में घुसा हुआ है ना, सी वाटर घुसा हुआ है, तो यही होती है क्रीक, और इसका नाम रख दिया तो ये हो गई सर क्रीक। एक क्रीक है ये जो देखो यहाँ पर भी अंदर तक पानी गया हुआ है, ये कोरी क्रीक है, तो ये क्रीक होती हैं, इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। लेक्स जो होती हैं, लेक्स तो जानते ही हो जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है वो लेक होती है। वेटलैंड्स, वेटलैंड वो कोई भी एरिया हो जाएगा जहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से वेटलैंड हो जाते हैं कि ऐसा ही नहीं होगा कि जैसे कोई दलदल वाला रीजन है, मट्टी वगैरह है, पानी भी है, जरूरी नहीं है कि हम उसे ही वेटलैंड बोलें, हम लेक्स वाले रीजन को भी वेटलैंड बोल सकते हैं, ठीक है। वेटलैंड सिंपल है जहाँ पर पानी भरा हुआ हो, तो इन सभी चीजों का कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो रिसोर्स हैं उनको हम डिप्लीशन से बचा सकें, उन्हें खत्म होने से बचा सकें, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीशीज के नंबर मिलते हैं। अब इन वाटर बॉडीज को जब हम सेव करेंगे तो वो एनिमल्स अपने आप सेव हो जाएंगे, है ना, तो इन्हें भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा। और अगला क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से एनिमल और नेचर को अफेक्ट करती हैं, ये हमें पढ़ना है।
तो हम क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमेशा एक बैलेंस रहता है। अगर जो रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज है, यानी कि स्पीशीज के जो नंबर थे उतने ही है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ना ही उनकी हंटिंग की जाए, है ना ही उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उस तरीके से इन्वायरमेंट में बैलेंस रहता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है कि इनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मारा जा रहा है। सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि या तो वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, बहुत सारे बर्ड, बहुत सारे एनिमल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म होने वाले हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, वही 10, 20, 30 की उनकी पॉपुलेशन रह गई है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ये करना पड़ेगा। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है कि जब सोसाइटी के लोग जो हैं वो सब मिलकर फॉरेस्ट लगाते हैं तो वो होती है सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। वन महोत्सव में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन भी पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये बच्चे लगा रहे हैं ना, तो वो वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एनकरेज करना पड़ेगा रीजनल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। रीजनल जैसे हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो उसमें पूरा इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया में स्टेट्स, तो वो स्टेट, हर एक स्टेट्स में उनको क्या किया जाए, एनकरेज किया जाए। स्टेट्स में भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको एनकरेज किया जाए। कम्युनिटी लेवल पर हर एक कम्युनिटी अलग अलग है ना यहाँ पर, तो सभी कम्युनिटीज़ में इन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाई जाए। अवेयरनेस होगी तो लोग जो है वो पेड़ लगाएंगे। स्कूल चिल्ड्रंस को भी एनकरेज किया जाए कि वो बर्ड वॉच करें, है ना, नेचर कैंप्स को विजिट करें, ताकि वो अप्रिशिएट कर सकें जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट को, यानी कि वो जान सकें कि जो स्पीशीज़ है ये इनका घर है, हमें इसको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, वो और लोगों की तरह ना बने जैसे कि आप सभी को बनना है, ओके। तो याद रहे कि पेड़ों को नहीं काटना है और ना ही किसी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। अब ये तो हमने अवेयरनेस की बात कर ली, समझदारी की बात कर ली, ठीक है, और लीगल प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने जो है बहुत सारे लॉज पास करके रखे हुए हैं अगेंस्ट द ट्रेड, मतलब कि जो कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनकी ट्रेड के अगेंस्ट में कि इनकी ट्रेड नहीं की जाएगी, एज वेल एज उनकी किलिंग के अगेंस्ट में ना ही इनको मारा जाएगा बिल्कुल भी। बहुत सारे लॉज बनाए हैं बहुत सारी कंट्रीज ने। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लायंस को किल करना, टाइगर्स को, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को, पीकॉक को, इन सभी को मारना इलीगल है। अगर कोई मार देता है ना तो उसे जेल हो जाती है फिर, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस तरह का दिखता है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इनकी भी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो इसीलिए इनको भी तो प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है ना, इसीलिए इन्हें किल करना भी इलीगल है, इनकी ट्रेड भी इलीगल है, ठीक है। अब हमने इंडिया की तो बात कर ली कि ऐसे उसने लॉज जो है पास करे हैं इंडिया ने, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हैं कंजर्वेशन में, तो उसमें एक साइट्स है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, ये कन्वेंशन हुई थी। पहले साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। साइट्स की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वाइल्ड फौना, फौना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स या ट्रीज, ठीक है। तो फौना और फ्लोरा में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होंगी हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही है, उनकी इंटरनेशनल ट्रेड पर हुआ था कन्वेंशन। वो चीज़ यहाँ पर हुई है जिसको हमने नाम दिया है साइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट मिलकर किया है, ठीक है। अब ये कन्वेंशन क्यों की गई, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीमैन्स की, स्पीशीमैन का मतलब होता है नमूना, ठीक है, यानी कि कोई भी वाइल्ड एनिमल है या कोई प्लांट है, उनका मतलब थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो ले लिया कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो उसकी मान लो इंटरनेशनल ट्रेड हो भी रही है, ठीक है,
तो इस तरह से ना हो, उन एनिमल्स को या उन प्लांट्स को बिल्कुल मारा ना जाए जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल थ्रेटन हो जाए, बिल्कुल थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ही ये कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स की लिस्ट में ना लगभग 6,610 स्पीशीज एनिमल्स की हैं एंड 34,310 स्पीशीज प्लांट्स की हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, और जो है बियर्स है, कुछ डॉल्फिन्स हैं, कैक्टाई है, कोरल्स, ऑर्किड्स, एलोज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये ऑर्किड्स हैं, इस तरीके के फ्लावर होते हैं। ये कैक्टाई है जो कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। टीवी में देखा होगा कैक्टस जो होता है, जो डेजर्ट में जो होता है, कांटे वाला पौधा होता है हरे कलर का, उसी तरीके का ये बैडमिंटन जैसा दिख रहा है ना, ये गोल 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 है, इस तरीके से है ये कैक्टाई है। ठीक है, और जो कोरल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ये ओशियंस में होते हैं, अंदर रंग बिरंगे होते हैं। ये वाला ये जो सब दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, ये सब कोरल्स हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये कोरल्स प्लांट्स नहीं है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स जैसे दिख रहे होंगे लेकिन है ये ऑर्गेनिजम्स ही। ठीक है, एलोज क्या है? एलोज वो फैमिली है जिसमें एलोवेरा आता है, एलोवेरा इसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे तो देख लिए हमने। अब दोबारा से पीछे जाते हैं। हम देख रहे थे कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया, जो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज को लिस्ट करता है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इन स्पीशीज को लिस्ट करता है जिनकी ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि इनकी ट्रेड बिल्कुल नहीं होगी, या किस तरह से होनी है, कितनी क्वांटिटी में होनी है, ये सब साइट्स डिसाइड करता है। ठीक है, बाकी तो प्लांट्स का और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना हर एक सिटीजन की एथिकल ड्यूटी है। हर सिटीजन को ये करना चाहिए, आपको भी, मुझे भी। ठीक है, हर किसी को ये करना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान देना है, बिल्कुल किसी भी प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, हर एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हर एनिमल हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए हुए है। ठीक है, ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं टाइगर और डियर का एग्जाम्पल देकर, कि अगर टाइगर ना हो तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो फिर भूख से मरने लगेंगे, इतनी घास अवेलेबल नहीं होगी, वो भूख से मर जाएंगे, सारी घास भी खत्म हो जाएगी और सारे डियर भी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक एनिमल का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ह्यूमन का भी था, लेकिन ह्यूमन ने इतनी ज़्यादा अपनी डिजायर्स बढ़ा ली, इतना ज़्यादा ह्यूमन ने इंटरफेरेंस कर दिया, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया कि ये जो इकोसिस्टम है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। और इसी वजह से जो क्लाइमेट है ना वो भी चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फिर से एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, पेड़ों को नुकसान हो रहा है। तो सब कुछ किया जा रहा है, ये कह सकते हैं ह्यूमंस का ही अल्टीमेटली। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, दैट इज एग्रीकल्चर। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।